प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने अपनी नई मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह को गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान मंत्रालय, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य के साथ ही रसायन और उर्वरक विभाग और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। मोदी 2.0 में भारत की विदेश नीति में कई आयाम अलग दिखे। G20 की अध्यक्षता के दौरान यूक्रेन युद्ध के बीच बटी दुनिया में पश्चिमी और रूसी ब्लॉक दोनों को एक मंच पर ले आने में कामयाबी से लेकर खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज की तरह दिखाने की कवायद। हालांकि इस दौरान कनाडा की ओर से लगे आरोप और धार्मिक आजादी के मामले पर अमेरिका की टिप्पणियां चुनौती बनकर भारतीय डिप्लोमेसी की राह को चुनौतीपूर्ण बनाती। ऐसे में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर और क्षेत्रीय संघर्षों की मौजूदगी ने भारत की चुनौतियों को और बढ़ाया ही है। ORF के फेलो कबीर तनीजा कुछ ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि जयशंकर की प्राथमिकताएं उन मुद्दों को लेकर वहां से शुरू होती है जो उन्होंने चुनाव से पहले अधूरी छोड़ी थी। रोज बदलती दुनिया की जटिलताएं कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ ही रही है। यूक्रेन गाजा में हो रहे संघर्षों का स्वरूप बदल नहीं रहा है। ऐसे में जैसा कि बीते सालों से वो करते आ रहे हैं उसी के तहत वो भारत की प्राथमिकताओं की सुरक्षा करने का काम करने की कोशिश करेंगे। उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में ये होगा कि जियोपॉलिटिकल घटनाओं का बुरा प्रभाव इकोनॉमी पर ना पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर भारत नैरेटिव और ग्लोबल साउथ के एजेंडे पर विदेश नीति को गढ़ना जारी रखेंगे। हालांकि कुछ जानकारों का कहना यह भी है कि फॉरेन पॉलिसी के मूल ढांचों में चाहे बदलाव ना दिखे लेकिन डिप्लोमेसी में कुछ स्थूल बदलाव दिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकार और JNU में पढ़ाने वाले अमिताभ सिंह कहते हैं कि इजराइल हमास संघर्ष के मद्देनजर पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद भारत का रुख आतंकवाद को लेकर एक मजबूत संदेश लिया हुआ था। उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ दुनिया भर में संघर्षों को लेकर जिस तरह राइट विंग सरकारें रुख रखती है उसे रखना अब भारत के लिए मुश्किल होगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर वो पिछली सरकार में देखने को मिला था। इसी के साथ विदेशी मंचों में मोदीमय माहौल में कमी आने की संभावना है जो कि पिछले साल साफ तौर पर दिखाई पड़ी थी। जानकार मानते हैं कि पड़ोसी देशों को लेकर चीन की आक्रामकता एक चुनौती बनी रहेगी। इस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। पिछले साल से लगातार भारत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर लौटता आ रहा है जिसमें नेपाल और श्रीलंका समेत दूसरे देशों को आर्थिक मदद और दूसरी कोशिशों के जरिए संबंध और बेहतर किए जाने की कवायद की जा रही है। लेकिन मालदीव समेत कई पड़ोसी देशों की नीति चीन के प्रभाव में है। ऐसे में शपथ ग्रहण में मोइत्सु का शामिल होना सकारात्मक संकेत तो है लेकिन अपनी मूल नीति चीन परस्ती से वो पीछे हटेगा ऐसा लगता नहीं है। वहीं श्रीलंका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं तो ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे शायद जियोपॉलिटिकल समीकरणों के लिहाज से समर्थन तलाश रहे हैं लेकिन बावजूद इसके पड़ोसियों की विदेश नीति को लेकर भारत को लगातार काम करना होगा।